एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखता कैसा है, आपके लिए वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे कस्टमाइज किया जाएगा। और अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, चाहे आपका रिस्क एपेटाइट लो है, मिड है या फिर हाई है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हो खुद के लिए। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर से भी पोर्टफोलियो डिजाइन करवाते हो तो प्लीज चेक करना कि क्या ये सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है या फिर नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। तो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग से पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आप कैसे इंसान हो। मैंने 3 पर्सोना मतलब इन्वेस्टर माइंडसेट क्रिएट करे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन से कैटेगरी में आते हो। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के माइंडसेट को समझना। ये चीज अगर आप नहीं समझोगे तो 99% केसेस में आप अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। तो 3 माइंडसेट है हमारे पास, ये तीनों अगर आप समझ गए तो भाई गेम चेंज हो जाएगा। और इतने डिटेल में तो कोई नहीं बता रहा यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहले है लो रिस्क वाले। लो रिस्क का बेसिक मतलब क्या है, आज तक क्या आपको किसी ने बताया? नहीं बताया ना, मैं बताता हूँ लो रिस्क का बेसिक मतलब क्या है। लो रिस्क का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है कि भाई आप एक्टिवली मार्केट को मैनेज नहीं कर सकते। एसआईपी आप नॉर्मल करने वाले हो, रिस्क एपेटाइट लो होने के बावजूद आपको यहां पे ध्यान देना है 15 से 20% का करेक्शन आप हैंडल कर सकते हो। लो एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, मतलब एनालिसिस नहीं भी कर पा रहे चलेगा। अगर आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छा नहीं है तो चलेगा, लेकिन मिनिमम जो टाइम फ्रेम है वो आपके पास 6 ईयर का होना चाहिए। सो अगर आप एक लो रिस्क एपेटाइट वाले भी इन्वेस्टर हो तो एटलीस्ट 15 से 20% का करेक्शन के लिए आपका एपेटाइट अलाउ करें, सिर्फ तब स्टॉक मार्केट में आना, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता। तो कितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। फिर आते हैं मिड रिस्क वाले। देखो अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, इसलिए पूरी चीज ध्यान से सुनना। सेमी एक्टिव मतलब भाई बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करते मार्केट को। नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप एक मिड रिस्क इन्वेस्टर हो तो ये आप करते होगे। अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो 20 से 30% के करेक्शन में आपको कोई डर नहीं लगेगा। एनालिटिकल स्किल आपकी एक डिसेंट लेवल पे होनी चाहिए, मिड लेवल पे होनी चाहिए, डिसेंट गुड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और 6 से 8 साल का टेन्योर होना चाहिए। अब इसका बेसिक मतलब क्या है कि भाई आपको इन्वेस्टिंग आती है, मतलब स्टेप अप कब करना है, स्टेप डाउन कब करना है। एनालिटिकल माइंडसेट मतलब आपको छोटी छोटी चीजें समझ आती है कि क्रूड ऑयल का क्या इंपैक्ट है, जीडीपी का क्या इंपैक्ट है, हमारा देश ग्रो करेगा तो क्या होगा। ये बेसिक चीजें आपको समझ आनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपको ये समझ जाए कि भाई पोर्टफोलियो अब चेंज करना है तो भाई आप चेंज करने में घबराओ नहीं, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर जो लो रिस्क वाले होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि कोई उनको बता दे, जिनके लिए बोला जाता है कि भाई आप जाकर के म्यूचुअल फंड एडवाइजर से मिलो, क्योंकि वही आपके लिए डिसीजन ले पाएगा। अब जो खुद को हाई रिस्क इन्वेस्टर बोलते हैं ना, तो मिनिमम क्राइटेरिया आपका ये है, आपको ये आना चाहिए, तब आप एक हाई रिस्क अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे कि आप मार्केट को एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो। मतलब क्या है इसका कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद स्टेप अप स्टेप डाउन नॉर्मल है, ये आपको आना चाहिए। मनी रोटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक सेक्टर में पैसा बन रहा है और दूसरे में बन चुका है तो वहां से निकाल के दूसरे में डाल दूं मैं, ये आना चाहिए। हेजिंग आपको आनी चाहिए। हेजिंग का बेसिक मतलब क्या है, क्योंकि आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो आप काफी सारा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड बेट में डालोगे। अब वो बेट फेल हो जाती है तो आप उसको कैसे हेज करोगे, मतलब कैसे बचाओगे अपना पैसा। या तो कैश हेज कर सकते हो कि भाई आपने अपॉर्चुनिटी फंड लगाया हुआ है, आप उठा करके डाल रहे हो। दूसरा हो सकता है कि आपने कॉन्ट्रेरियन बेट ले रखी है, मतलब आपने बैंकिंग में भी पैसा डाला हुआ है, आपने कंज्यूमर में डाला हुआ है। तो अगर बैंकिंग नहीं चल रहा तो कंज्यूमर चलेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट बिजनेस है। तो आपको बेसिक हेजिंग आनी चाहिए। माइक्रो और मैक्रो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई जो यूएस का ट्रेड है उससे क्या इंपैक्ट होगा, हमारी जो पॉलिसीज बनती है इंडिया के अंदर उससे क्या मेजर इंपैक्ट आ सकता है हमारे देश के ऊपर, गवर्नमेंट का क्या रोल है, अगर जीडीपी के नंबर बुरे आए तो हमें क्या इससे समझ में आना चाहिए। ये माइक्रो और मैक्रो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बेसिक है, लेकिन एटलीस्ट हाई रिस्क इन्वेस्टर तो ये आनी चाहिए। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स आने की जरूरत नहीं है, आ जाती है नॉर्मली। बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। बेसिक बिजनेस एनालिसिस आना चाहिए। पोर्टफोलियो को चेंज कैसे करना है, चर्न कैसे करना है, ये आना चाहिए। वोलेटिलिटी मतलब पोर्टफोलियो आपका 40 से 50% गिर जाए तो भी डर नहीं लगना चाहिए, तभी आप एक हाई रिस्क बन सकते हो। मिड टू हाई लेवल के एनालिसिस स्किल होनी चाहिए और गुड एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। सो ये सारे मिनिमम क्राइटेरिया हैं। अगेन मैं बोलूंगा मिनिमम क्राइटेरिया हैं आपको एक हाई रिस्क इन्वेस्टर बनने के लिए। अब मैं ये बता रहा हूं कि आधे लोग अभी वीडियो छोड़ के जा रहे होंगे, बोलेंगे क्या बकवास की चीज है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है इवन एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी,
तो भी आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। अब ये सारी चीजें आपको कैसे हेल्प करेंगी, आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी, आपको डर कम लगेगा, आपका जो पोर्टफोलियो है अगर 50% गिर गया तो आप तैयार हो उस चीज के, तभी आप उसमें जा रहे हो। अब जार्गन बहुत सारा हो गया यहाँ पे, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, और खुद से झूठ बोलोगे तो अपने पैसों के साथ रिस्क ले रहे हो, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। सेकंड चीज, वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब जा रहे हैं हम पोर्टफोलियो देखने की इन लोगों का पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है। तो मैंने 3 यहाँ पे बाइफर्केशन बनाई हुई है, लो रिस्क, हाई रिस्क, मिड रिस्क। भाई अगर आप लो रिस्क के हो तो लार्ज कैप में 50%, स्मॉल कैप 20, मिड कैप 30, मिड रिस्क में हो तो लार्ज कैप में 40%, ये 30%, स्मॉल कैप में, मिड कैप में 30%, हाई रिस्क भी हो तो भी मिड कैप में 40%। यहां पर भी जो स्मॉल कैप है वो 30 रहेगा और लार्ज कैप 30 रहेगा। ऐसा क्यों हुआ ये जानना जरूरी है। बाइफर्केशन कोई भी आपको दे सकता है, क्योंकि कोई भी सही रूल नहीं है, कोई भी कहीं लिखा हुआ रूल नहीं है, ठीक है। ये हर इंसान अपने हिसाब से बना के आपको देता है। सबसे पहली चीज, लो रिस्क और मिड रिस्क वालों के लिए तो क्लियर है, ठीक है पोर्टफोलियो। हाई रिस्क वाले ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपने स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा क्यों नहीं बढ़ाया, मिड कैप में क्यों बना दिया। सबसे पहले आप ये समझो, अगर एक कंपनी अच्छी है तो वो स्मॉल कैप से निकल करके मिड कैप में जाती है, डायरेक्ट लार्ज कैप में नहीं जाती। तो वो जो जूस है कंपनी का, वो स्मॉल कैप से निकल करके मिड कैप में आएगी, और आपके पोर्टफोलियो में इसलिए मिड कैप पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, और जो स्मॉल कैप का पोर्शन है वो थोड़ा कम भी है तो चलेगा। लोग ये बेसिक चीज नहीं समझते। जब केपीआईटी स्मॉल कैप कंपनी थी तो उसने स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के लिए भी इन्वेस्ट किया, और जब वो बड़ी हुई तो मिड कैप म्यूचुअल फंड वालों ने उसे पिक कर लिया, है ना, क्योंकि 67% मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है अपनी कैटेगरी के अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाई रिस्क को इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप में है, हाई रिस्क को इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप से जो जूस निकल करके मिड कैप में जाएगा वो भी आपको निचोड़ना है। इसलिए मिड कैप में ज्यादा पैसा होना चाहिए आपको, क्योंकि मिड कैप की कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है, तभी वो मिड कैप के अंदर आई है। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए और कैसा पोर्टफोलियो हो सकता है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं लो रिस्क वालों की। तो लो रिस्क के अंदर भाई कुछ भी खास नहीं है। लो रिस्क बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपका निफ्टी 50 होना चाहिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होना चाहिए, निफ्टी 50 आपका 150 होना चाहिए। इसके बाद आपका पास मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड हो सकता है, टाटा स्मॉल कैप हो सकता है, और बंधन स्मॉल कैप हो सकता है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे भाई ये तो अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो नहीं है। अट्रैक्टिव बनाना क्यों, आपको रिटर्न से मतलब है या आपको अट्रैक्टिव बनाना है। लोग 50-50 म्यूचुअल फंड को ले लेते हैं, बोलते हैं अट्रैक्टिव है, वो बकवास है, उससे कुछ नहीं होता। अब ये सारे म्यूचुअल फंड्स क्यों लिए हैं? सबसे पहली चीज, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर म्यूचुअल फंड है ज्यादातर कैटेगरी के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। टाटा स्मॉल कैप ऑन एन एवरेज 9 से 11% का रिटर्न आपको एटलीस्ट बना करके दे देगा। मरे से मरे टाइम के अंदर जब मैंने एनालिसिस करी तो ये निकल के आता है, तो इसलिए ठीक है, ये चल जाएगा, काम बना देगा आपका। लेकिन एक चीज जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, हम हमेशा कहते हैं ना कि 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बेकार होते हैं, पैसे ही नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। हमने अपने पोर्टफोलियो में बेंचमार्क ही रख लिए हैं, तो भाई हमें तो बीट करने की जरूरत ही नहीं है, हम मिनिमम पैसा बना करके निकलेंगे मार्केट से। तो इसलिए ज्यादा ट्रैकिंग की इसमें जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं मिड कैप इन्वेस्टर्स के लिए, तो यहां पर तो चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मिड रिस्क वाले या तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां पर भी मैं आऊंगा, यहां पे बहुत सही चीज लिखी हुई है। उसके बाद उनके पास मोतीलाल ओसवाल अच्छा ऑप्शन है, निप्पॉन इंडिया अच्छा ऑप्शन है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप अच्छा है, टाटा स्मॉल कैप है। यहां से बंधन हटा के मोतीलाल डाल दिया, बिकॉज बंधन के पास फिर भी हिस्ट्री ऑफ डेटा है, लेकिन जो मोतीलाल है उसके पास डेटा नहीं है, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे बना रहा है इस समय पे। तो इसी वजह से यहाँ पे हम रिस्क थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं, और स्टेबिलिटी की टाटा स्मॉल कैप हमने रखा हुआ है यहाँ पे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखनी चाहिए कि भाई कई बार क्या होता है, जो मिड रिस्क वाले हैं ना, वो कहते हैं मेरे को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं करना, तो उनके लिए 10 स्टॉक्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन में यहाँ पे नहीं दे रहा हूं आपको। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, HCL टेक्नोलॉजी, HDFC लाइफ दिख जाएगा, जियो फाइनेंस दिख जाएगा, सिप्ला दिख जाएगा, डॉक्टर रेड्डी और HUL। ये कुछ ऐसे 10 स्टॉक हैं जो अगर आप रखते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो पहली चीज तो अगर ये कोई स्मॉल केस बना के बेच रहा होता तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता, क्योंकि और उसके बावजूद ये आपको पता नहीं चलता कि वो बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इन सब की एवरेज निकालोगे, जो मेरा डेटा निकल के आता है, वो निफ्टी 50 को लास्ट 5 साल में बीट कर चुका है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो इसके अंदर अपना पैसा डाल सकते हो, इक्वल अमाउंट में भी अगर डिवाइड करें तो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। हाई चांसेस है 5 साल के अंदर ये निफ्टी 50 को बीट करता हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 के मैंने उठाए, मतलब 7 से 8 स्टॉक निफ्टी 50 के हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 से हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके देंगे। तो अगर आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं करना, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप SIP कर सकते हो, आसानी से चीजें हो जाएंगी अगले 5 साल के लिए बिना ज्यादा दिमाग लगाए, क्योंकि टू बिग टू फेल का टाइप ऑफ कंपनी है, और 10 में से 8 भी चल गई ना तो आपका पैसा बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और निफ्टी 50 में भी यही चीजें होती हैं।
अब बात करते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टर्स की, क्योंकि यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। सबसे पहली चीज, हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो निफ्टी 50 होना जरूरी है मेरे भाई। निफ्टी 50 क्या करेगा, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। लोग हाई रिस्क वाले ये सोचते हैं निफ्टी 50 तो जरूरत नहीं, निफ्टी 50 हर किसी को जरूरत है बैलेंस करने के लिए। फिर आता है हमारा मोतीलाल ओसवाल, देन आता है हमारा ईडलवाइस का मिड कैप, देन आता है हमारा एचडीएफसी मिड कैप, फिर आता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप एंड देन आता है हमारा टाटा स्मॉल कैप। ये सारे म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो सकते हैं। अगेन जो ऊपर स्टॉक्स हमने डिस्कस करें वो भी आप रख सकते हो अगर आप चाहो तो निफ्टी 50 को हटा करके। लेकिन यहाँ पे जो मस्त चीज आती है वो है ये वाला सेगमेंट, इसको ध्यान से देखो। सेक्टोरल इन्वेस्टिंग आपको आनी चाहिए। सेक्टोरल इन्वेस्टिंग मतलब जैसे अभी हमने रिसेंटली बैंक्स के साथ करा, उससे पहले हमने कंज्यूमर के साथ किया था। अब आने वाले टाइम पे मेरी एक दो नजरें हैं, जैसे एआई वाले म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक जो कि अंडर वैल्यूड है। जैसे हमने होम फर्स्ट फाइनेंस पिक करा था, आधार हाउसिंग पिक करा था, हमने ब्लू स्टार भी पिक किया था। ये अच्छे स्टॉक्स थे, इन्होंने रिटर्न दिया। सीडीएसएल भी पिक किया था, बीएससी भी पिक किया था हमने। ये सारे स्टॉक्स भी हमें पिक करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो। हाई रिस्क इन्वेस्टर का मतलब ये है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप हमला करो, मतलब लमसम इन्वेस्ट करो। याद होगा लास्ट जब मैंने पर्सोना बनाया था, यूजर फ्लो इन्वेस्टर का माइंडसेट बताया था, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हथौड़ा मारता है बिना सोचे, और डिसीजन मेकिंग फास्ट है तो ज्यादा रिटर्न बना पाता है ना। क्योंकि हाई रिस्क इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमेशा फोकस करते हैं व्हाट नेक्स्ट। अगर आप व्हाट नेक्स्ट पकड़ गए तो हाई रिस्क इन्वेस्टर का जो एक जूस है वो आप निकाल पाओगे, अच्छे पैसे आप बना पाओगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, कितने म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं जिन्होंने आपको पकड़ करके बैठा करके ये सारे क्वेश्चंस पूछे और कुछ ऐसे सजेशन दिए, और कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं दिए। सेम चीज ये मैं अपने भाई के लिए, फ्रेंड्स के लिए करता हूं जब मैं उनके पोर्टफोलियोज क्रिएट कर रहा होता हूं, और ज्यादातर केसेस में वो पोर्टफोलियो अच्छा कर ही रहे होते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं ये पैसे लेके करता तो आपसे 5 से 10 हजार रुपए आसानी से चार्ज कर लेता मिनिमम, और ये चीज मैं आपको करके देता जो मैंने फ्री में दिया। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करो, और आप किस कैटेगरी में आते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय, साइनिंग ऑफ।